नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कोयल ऑफ सर्टेन रेडियस हैज 100 टर्न्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस 15 मिली हेनरी। यानी हमें यहाँ पर एक कोयल गिवन है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स 100 है एंड सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया गया है 15 मिली हेनरी। एंड फाइंड आउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द अदर सिमिलर कोयल दैट मीन्स रेडियस, दोनों का हमें क्या मानना है, इक्वल कंसीडर करना है। तो रेडियस यहाँ पे रहेगा इक्वल विद नंबर ऑफ टर्न्स 500। यानी अगर रेडियस को सेम रखते हुए नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किया जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो कोयल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। तो नंबर ऑफ टर्न्स से रिलेशन क्या मिल रहा है, एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। दो कंडीशंस हमें गिवन है, कैलकुलेट करना है L2 गिवन है, L1 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी गिवन, रिलेशन स्क्वायर के साथ वैल्यूज पुट कर दें। सो L2 डिवाइड बाय 15 मिली इज इक्वल टू N2 कितना है 500, N1 कितना है 100। सो 500 बाय 100 होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ वैल्यू रहेगा 5 स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा 25 को एंड सेल्फ इंडक्टेंस विल बी L2 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 15 मिली हेनरी। सो वैल्यू ऑफ L2 इज 375 मिली हेनरी। क्लियर, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस हमने समझा था कि अगर कोई भी कोयल है, अभी कोई भी कोयल जिसके अंदर अगर हम करंट को चेंज करते हैं तो कोयल एक ईएमएफ इंड्यूस करता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी उस चेंज का अपोज करता है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है पहले वो टर्म हमें यहाँ पर समझना होगा। मान लो हम यहाँ पे दो कोएक्सियल कोयल्स को कंसीडर करते हैं। इसको हमने कंसीडर किया, दिस इज कोयल 1 एंड दिस इज कोयल 2। क्लियर, रेडियस हमने कंसीडर कर लिया, रेडियस A एंड रेडियस B एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ द कोयल्स इज D। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटर ऑफ फर्स्ट कोयल एंड दिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सेंटर ऑफ सेकेंड कोयल। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। मान लो हम यहाँ पर करंट प्रोवाइड करें I, तो हमें दिख रहा है कि बैक फेज या फ्रंट फेज यानी करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है। करंट अगर फर्स्ट लूप में एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मुझको दिख रहा है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन I कैप में होगा। ठीक है, हमें ये चाहिए कि फर्स्ट लूप में अगर करंट है तो क्या ड्यू टू फर्स्ट लूप सेकेंड लूप के सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक्सियल कंडीशन बनी और एक्सियल कंडीशन में फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यानी फर्स्ट लूप का इफेक्ट सेकेंड लूप के सेंटर पर हमें मिलेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम दे सकते हैं B1। क्लियर, फील्ड वैल्यू रहेगा B1 का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड रहेगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। क्लियर, अब एक बात बताएं कि अगर करंट कांस्टेंट होगी, ध्यान से समझना कि अगर करंट क्या है कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा कांस्टेंट। तो अगर I कांस्टेंट है तो B1 भी हमें मिलेगा कांस्टेंट, इसमें कोई डाउट? ठीक, क्या सेकेंड लूप अपना रेडियस को चेंज कर रहा है? नहीं, इसका मतलब सेकेंड लूप पे जो फ्लक्स मिलेगा वो भी कांस्टेंट होगा और फ्लक्स का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे किससे, B1 इंटू A2, क्योंकि हमने करंट प्रोवाइड कहाँ करी है फर्स्ट लूप में। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, लूप नंबर 1। ठीक, उसको एक्सपीरियंस कौन कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस करेगा लूप नंबर 2। क्या लूप नंबर 2 का एरिया फिक्स है? बिल्कुल है, पाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकेंड लूप में जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको लिख सकते हैं हम phi2 और phi2 का वैल्यू बनेगा B1 इंटू A2।
क्या ये बात समझ में आई? ठीक, कैसा टर्म मिलेगा? A2 भी कांस्टेंट, B1 भी कांस्टेंट, मतलब 5 भी क्या मिला हमें? कांस्टेंट। और 5 भी अगर कांस्टेंट मिल गया तो क्या सेकेंड लूप में कुछ EMF जनरेट हुआ? E2 इज इक्वल टू माइनस डी फाई 2 बाई डी टी। तो अगर 5 कांस्टेंट है तो EMF कितना जनरेट हुआ? 0। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब अगर फर्स्ट लूप में करंट कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। तो सेकेंड लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा वो भी कांस्टेंट मिलेगा, फ्लक्स कांस्टेंट मिलेगा, इंड्यूस EMF का वैल्यू रहेगा 0, यानी कुछ भी इंड्यूस नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि अगर हम करंट को कर दे वेरिएबल, या तो करंट इंक्रीजिंग हो या करंट डिक्रीजिंग हो, यानी करंट है वेरिएबल। हम एक केस कंसीडर करते हुए चलते हैं कि हम करंट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? टाइम के साथ इंक्रीज करें, यानी वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग। अगर वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजिंग है, सेकेंड केस में आप समझे कि अगर वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजिंग है तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा कि सेकेंड लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा उसका वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी B1 अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, यानी B1 भी रहा वेरिएबल। और B1 के वेरिएबल होने से A2 कांस्टेंट है, B1 वेरिएबल, तो फाई क्या मिलेगा? फाई हमें मिलेगा वेरिएबल। तो फाई 2 का वैल्यू भी इंक्रीजिंग होगा और ये रहेगा वेरिएबल। और फ्लक्स अगर वेरिएबल है तो इंड्यूस EMF मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज अगर हम वेरिएबल को डिफरेंशिएट करें तो हमें कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब हम E2 लिख सकते हैं कि E2 का वैल्यू रहेगा नॉन जीरो। क्या पॉइंट हमें समझ में आया? ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी एक लूप में करंट को चेंज किया और दूसरे लूप में EMF को इंड्यूस किया। क्लियर पॉइंट? ठीक है, एक और एग्जांपल आप समझे। मान लो हम यहाँ पे 2 सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करें? 2 सोलेनॉइड कंसीडर हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमने जब इस की को कनेक्ट किया तो की को कनेक्ट करने पर मान लो यहाँ पर करंट I सेटअप हो गया। कितना करंट सेटअप हो गया? I। और ये कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। अगर I कांस्टेंट होगा तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। हमने मान लिया कि मान लो वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। जो भी करंट आपने यहाँ पे प्रोवाइड करी है, I अगर कांस्टेंट है, I अगर कांस्टेंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो भी क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। ठीक, अच्छी बात। अब एक बात बताएं कि यहाँ जो दूसरा लूप रखा है क्या इस फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या यहाँ का एरिया कांस्टेंट है? एरिया कांस्टेंट है। क्या करंट के कांस्टेंट होने से B कांस्टेंट है? बिल्कुल है। यहाँ पे 2 कॉइल से इसको आपने नाम दिया प्राइमरी कॉइल और सेकंड को हमने नाम दे दिया सेकेंडरी कॉइल। दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो फर्स्ट वाले में तो आपने बैटरी अप्लाई करा है, बैटरी अप्लाई करा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमें मिला, करंट सप्लाई हुआ, करंट कांस्टेंट अगर है, करंट अगर कैसा है? कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्राइमरी का कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और सेकेंडरी का जो एरिया है वो कांस्टेंट ही, ऑब्वियस बात है। इस फील्ड को आपने नाम दे दिया मान लो B1। ठीक है, इसका एरिया हमने कंसीडर किया A2, A2 रहेगा कांस्टेंट। तो फ्लक्स कितना मिलेगा? फ्लक्स की अगर हम बात करें कि एरिया हमने कंसीडर कर लिया A2, तो हमें फाई 2 कितना मिलेगा? मतलब सेकेंडरी में फ्लक्स, उसका वैल्यू B1 इंटू A2 से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो B1 भी कांस्टेंट, A2 भी कांस्टेंट, यानी फ्लक्स कैसा रहा? कांस्टेंट। तो फ्लक्स रहा कांस्टेंट। तो क्या सेकेंडरी सर्किट में कुछ EMF इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज EMF हम कैलकुलेट करते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी से। तो अगर फ्लक्स ही कांस्टेंट है तो इंड्यूस EMF का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 0, यानी कुछ भी इंड्यूस नहीं हुआ। ये बात समझ में आई? मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना रहेगा? नल डिफ्लेक्शन 0। सेकेंड पॉइंट समझे कि मान लो हम करंट को यहाँ पर वेरी कर रहे हैं, यानी हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? जैसे करंट जब आपने जैसे इस की को कनेक्ट किया होगा तो करंट एक साथ I तो नहीं आया होगा, करंट इंक्रीज हुआ होगा 0 से I तक। यानी करंट जब हम इस की को कनेक्ट करेंगे तो जो करंट होगा वो 0 से I तक सेटअप होगा, और 0 से अगर I तक सेटअप होगा तो वेरिएबल रहा। ठीक है, यानी यहां पर I कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। बात समझ रहे हैं? I कैसा हुआ? इंक्रीजिंग। अगर I इंक्रीजिंग हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको कैसा मिलेगा? वो इंक्रीजिंग मिलेगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगा, जिसका डायरेक्शन हमने कंसीडर किया हुआ है कि प्लस I कैप में आ रहा है। ठीक, अब इसके पास में एक सेकेंडरी लूप रखा हुआ है। सेकेंडरी लूप का जो एरिया है वो तो कांस्टेंट है, एरिया में हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एरिया कैसा मिला हमें? कांस्टेंट मिला। ये बात समझे?
ठीक है, अब एरिया कांस्टेंट लेकिन जो फील्ड है वो क्या है, वेरिएबल। तो फ्लक्स कैसा रहेगा, फ्लक्स हमें मिलेगा वेरिएबल, बिकॉज φ2 हम कैलकुलेट करेंगे तो φ2 का वैल्यू हमें मिलेगा b1 इंटू a2 से, और b2 अपनी वैल्यू को अगर इंक्रीज कर रहा है तो इस कारण से φ2 भी अपनी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी हम समझें, नोट नहीं करें, ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल लिखना तो आप एग्जांपल लिख लें। तो φ2 इंक्रीजिंग तो कैसा रहा, वेरिएबल, और वेरिएबल अगर रहा तो क्या सेकेंडरी कोयल में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो इंड्यूस ईएमएफ हमें नॉन जीरो मिलेगा। तो यहां पर आपको एक नॉन जीरो ईएमएफ मिला। ये बात समझे, दोनों एग्जांपल हमें समझ में आए। तो हमें एक पॉइंट जरूर समझ में आया होगा कि अगर करंट कांस्टेंट है, करंट अगर कांस्टेंट है तो सेकेंडरी लूप में इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू रहेगा जीरो। लेकिन अगर करंट वेरिएबल है, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो सेकेंडरी लूप में हमें कुछ ना कुछ ईएमएफ मिलेगा जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस। क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या था कि किसी कोइल में अगर हम करंट को चेंज करते हैं, करंट अगर कांस्टेंट रखते हैं तो वहां भी कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम करंट को क्या रखें, वेरिएबल रखें, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो जो कोइल है वो उस करंट चेंज का क्या करती है, अपोज करती है, और इस अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर, सेम प्रोसेस यहां पर है। हमने क्या किया, पहले इस एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर हम पहले वाले पे भी आते हैं। हमने क्या किया कि फर्स्ट में करंट को चेंज किया। फर्स्ट में करंट के वेरिएबल होने से मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल रहा, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएबल होने से फ्लक्स वेरिएबल हो गया, और फ्लक्स अगर वेरिएबल हो गया इसका मतलब यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, और इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरीके का होगा कि वो इस तरीके का फील्ड प्रोड्यूस करे जो इसके कॉज का अपोज करे। मतलब यहाँ जो फील्ड जनरेट होगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये फील्ड क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि ईएमएफ आया, रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे करंट तो प्रोवाइड करेगा, और अगर करंट प्रोवाइड हुआ है तो फिर सोलेनोइड में अगर करंट प्रोवाइड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। यानी जो सेकेंडरी लूप है वो क्या कर रहा है, इस करंट चेंज का या फील्ड चेंज का अपोज कर रहा है, फील्ड चेंज का अपोज कर रहा है। तो इस अपोजिशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम केस यहाँ पे भी है। जब आप फर्स्ट केस में हमने क्या किया, करंट को वेरिएबल किया, करंट को वेरिएबल करने से फ्लक्स वेरिएबल रहा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इसका मतलब इन दोनों कोइल्स के बीच में ये जो रिपल्शन वाला या ऐसा बोलें कि जो अपोजिशन वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो क्या हमें एक पॉइंट समझ में आ गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या। अब इसको आप डेफिनेशन वाइज समझें। म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेन एवर करंट पासिंग थ्रू अ कोइल चेंजेस, यानी किसी भी कोइल में अगर करंट चेंज होता है, वेन एवर करंट पासिंग थ्रू अ कोइल चेंजेस, देन neighboring coil opposes this change, then neighboring coil opposes this change by inducing an EMF। एक EMF इंड्यूस करेगा तभी वो चेंज हो सकता है, चेंज का अपोज कर सकता है, क्योंकि EMF आएगा तो EMF आने से करंट आएगा, करंट आएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंज रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके का होगा कि वो उस कोस का अपोज करे जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। ये बात समझे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यूचुअल इंडक्टेंस से, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। क्लियर, डेफिनेशन में कोई डाउट, एक बार फिर से पढ़ लें। Whenever current passing through a coil changes, then neighboring coil opposes this change by inducing an EMF, and this process is known as mutual inductance। Clear? और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि न्यूमेरिकल सारे हमें इन्हीं से सॉल्व करने हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कोइल, देखो यहाँ पे दो कोइल्स होगी, एक है प्राइमरी कोइल, एक सेकेंडरी कोइल। प्राइमरी कोइल हम किसको बोल रहे हैं, हम प्राइमरी कोइल उसको बोल रहे हैं जिसके अंदर हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेकेंडरी कोइल किसमें बोल रहे हैं, जिसमें हम इंड्यूस ईएमएफ की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कोइल हो गई, एक में तो हम करंट प्रोवाइड करेंगे, दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम करंट प्रोवाइड करते हैं उसको प्राइमरी बोला जाएगा, और जिसमें हम इफेक्ट को स्टडी करते हैं उसको सेकेंडरी बोला जाएगा। तो फ्लक्स हम कहां पर स्टडी करते हैं, सेकेंडरी में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कोइल। यानी सेकेंडरी कोइल में पासिंग फ्लक्स
प्राइमरी कॉइल में पासिंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि सेकेंडरी लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2 और हर एक लूप से पासिंग फ्लक्स कितना है phi2, तो हम इसको लिख सकते हैं N2 phi2। टोटल फ्लक्स क्या हो गया, ये टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो नेट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, यानी I1 के प्रोपोर्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां पर हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां पर हम हटा सकते हैं और उसकी जगह एक कांस्टेंट हम अप्लाई करें। तो यहां लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना, कि N2 phi2 इज इक्वल टू M I1। तो ये जो M आपने लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को। तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो क्या M phi और I पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या phi2 और I1 पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोई सी भी क्वांटिटी जिन दो क्वांटिटी के प्रोपोर्शनलिटी से जनरेट होती है उन पर डिपेंड कभी भी नहीं करती है। जैसे आपने समझा है V इज प्रोपोर्शनल टू I, फिर आपने लिखा V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी V अपॉन I का रेशो R है, वो ठीक है। लेकिन क्या R V और I पे डिपेंड करता है, नहीं करता। R किस पे डिपेंड करता है, रो L अपॉन A पे डिपेंड करता है। तो सेम प्रोसेस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो सेकेंडरी फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके लिए कोई अदर पैरामीटर आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ में आया। अब ध्यान दें, हम M को क्या लिख सकते हैं, समझना। तो M यहां से लिखा जा सकता है M इज इक्वल टू N2 phi2 बाय I1। इसमें कोई डाउट। N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, phi2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, phi2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया तो होना चाहिए सेकंड का और फील्ड किसका आना चाहिए, फर्स्ट का। यही हमने स्टडी किया है, देखो ध्यान से, कि एरिया किसका, सेकंड का, और फील्ड किसका, फर्स्ट का। तभी हम सेकंड पे फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी प्राइमरी में करंट चेंज के कारण सेकेंडरी में कितना फ्लक्स जनरेट हुआ वो हमें स्टडी करना है। तो टर्म क्या रहा, ध्यान से देखें। क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं N2 फील्ड आना चाहिए फर्स्ट का, B1 A2 cos थीटा, बिल्कुल ध्यान से समझे, I1। अब ये cos थीटा कहाँ से आ गया, फाई क्या लिखते हो, B डॉट ए मतलब BA cos थीटा आना चाहिए। ठीक, समझे इस बात को। तो ये बनेगा एक जनरल फॉर्मेट। क्या बनेगा, ये जनरल फॉर्मेट। तो M इज इक्वल टू, समझे पॉइंट। फर्स्ट केस, कोप्लेनर कंसेंट्रिक लूप्स दिए हों। क्या दिए गए हैं, कोप्लेनर कंसेंट्रिक लूप्स और कोएक्सियल सोलेनोइड गिवन हो। क्या गिवन हो, कोएक्सियल सोलेनोइड्स। तो इस केस में थीटा हम क्या कंसीडर करेंगे, 0 डिग्री। क्यों कंसीडर करेंगे वो भी मैं समझाता हूं आपको। ध्यान रखना कि अगर आपको दिए गए हैं कोप्लेनर कंसेंट्रिक लूप्स अगर आपको गिवन है, या कोएक्सियल सोलेनोइड्स गिवन है, तो थीटा हम क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। या अगर केवल आपको ये बोला गया कि दो लूप्स हैं जिनके बीच में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो फिर डिफॉल्ट केस भी हम क्या कंसीडर करेंगे, यानी डिफॉल्ट केस में हमें थीटा 0 ही कंसीडर करना है। ठीक है, फॉर्मूला ये आया, एक बार वापस से देखें कि फॉर्मूला जो हम जनरेट यहाँ पे कर रहे हैं, फॉर्मूला जो हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूले का इस तरीके से लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू N2 B1 A2 cos थीटा बाय I1। इसमें कोई डाउट, ठीक। अब हमने देखा कि जो डिफॉल्ट केस है, डिफॉल्ट केस क्या चलता है, डिफॉल्ट केस चलता है थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको एंगल इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम इस बेसिक फॉर्मेट को यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
ठीक, बहुत इजी होता है। अभी हम जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, करना कुछ नहीं है, बस हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए कि वायर का कितना, लूप का कितना, सोलेनोइड का कितना, पहले से पता है। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। सर्कुलर लूप का कितना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, वही हमें यहाँ पर लिखना है, बाकी सब डिटेल गिवन होती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया N2B1A2 बाय I1। क्लियर? तो डिफॉल्ट केस में हमें यह फॉर्मेट यूज करना है और यही फॉर्मेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पॉइंट नोट करो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पर आएगा, सेकेंडरी कॉइल में आएगा, क्योंकि अगर हम प्राइमरी में करंट देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें कहां मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल में। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट से चलें कि अगर मुझे सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना तो फ्लक्स भी किसका आना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल का। सिंपल सा फॉर्मेट है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो E2 मिल जाएगा, अगर फ्लक्स वेरिएबल होगा तो E2 मिलेगा, अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो E2 नहीं मिलेगा। ठीक, N2 फाई 2 को क्या लिख सकते हैं, N2 फाई 2 लिखा जा सकता है E2 इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ MI1। N2 फाई 2 इज इक्वल टू MI1, बेसिक इक्वेशन आपने देखा अभी। ठीक, यही न्यूमेरिकल्स को करने में काम में आती है। जो इक्वेशंस हम यहाँ पे समझ रहे हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पढ़ा N2 फाई 2 इज इक्वल टू MI1, तो इसका रिवर्स भी कर सकते हो, N1 फाई 1 इज इक्वल टू MI2। प्राइमरी में करंट देंगे तो सेकेंडरी में इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में करंट देंगे तो प्राइमरी में इंड्यूस होगा। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट है वो तो सेम ही रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। इक्वेशन नंबर 2 अगर आपको डिटेल्स गिवन है तो फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने इस टर्म में कन्वर्ट किया है। तो E2 ये आ गया, M तो कांस्टेंट टर्म होता है, तो E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। क्या मुझे ये सिमिलर दिख रहा है किसके, जब आपने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए लिखा था E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब कुछ सिमिलर ही आ रहे हैं। वहां पे भी आपने लिखा था कि N फाई इज इक्वल टू एल आई, अब यहाँ क्या मिल रहा है हमें, N फाई इज इक्वल टू एम आई। यानी जितने भी फॉर्मूलेज आपके L वाले थे सारे फॉर्मूलेज किसके हो जाएंगे, M वाले हो जाएंगे। केवल L को क्या कर दो, M से रिप्लेस कर दो, तो सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। क्या है, करेक्ट एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। क्या इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, और लिखा जा सकता है E1 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। कैसे भी हम लिख सकते हैं, फर्स्ट में चेंज करेंगे तो सेकंड में इंड्यूस होगा, सेकंड में चेंज करेंगे तो फर्स्ट में इंड्यूस होगा। यानी दोनों तरीके से लिखा जा सकता है जिस तरीके का डेटा गिवन हो। सेकंड, अगर मैं इसको वेरिएबल ये जो आपका चेंज वाला टर्म के अंदर लिख दें तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू E2 हम लिख सकते हैं I इनिशियल माइनस I फाइनल या I1 माइनस I2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। और किसके लिए देख रहे हैं, E2 के लिए। तो करंट चेंज किस में होना चाहिए, फर्स्ट लूप में होना चाहिए, तो उसका फर्स्ट लूप के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपको फर्स्ट लूप के लिए बोला गया कि करंट पहले 3 एम्पियर था, 2 सेकेंड बाद 4 एम्पियर हो गया, बात समझ रहे हैं, इनिशियल करंट इज 3 एम्पियर एंड आफ्टर 2 सेकेंड करंट बिकम 4 एम्पियर। तो आपको इनिशियल फाइनल कंडीशन गिवन है, टाइम इंटरवल गिवन है, और रिलेट करके आप इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन सेट आपके पास ये बनता है, और इसी तरीके से आपने लिखा भी था पहले भी, E इज इक्वल टू एल I1 माइनस I2 बाई डेल्टा टी, यानी फॉर्मेट सेम है। सो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? तो इस बेसिक फॉर्मेट को यूज करके हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है पॉइंट, चलें नेक्स्ट देखें। अब हमें दिया गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर लूप्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर लूप्स। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बिगर लूप बना दिया, ठीक है।
बिगर लूप में करंट हमने मान ली कि करंट है I1, ठीक। अब इससे कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर, यानी सेंटर सेम होना चाहिए, प्लेन भी सेम होना चाहिए। एक और लूप आपने यहाँ पे फॉर्म किया, इसके अंदर हमने करंट प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है। इनर का रेडियस है R2, नंबर ऑफ टर्न्स है N2, आउटर में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, रेडियस है R1। कोई डाउट नहीं। कैलकुलेट क्या करना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब मुझे बात बताएं कि अगर करंट आउटर लूप में है, करंट किस में है? आउटर लूप में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी जो इसका इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो हम इनर वाइल लूप में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो इंड्यूस ईएमएफ हम देख रहे हैं E2, वो हमें मिलेगा कैसे? जहाँ हम बात करें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, E2 पर हम बाद में आते हैं, पहले हम बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करें? सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट आपने लिखा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी लूप पे कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका आना चाहिए? फर्स्ट का, और एरिया किसका आना चाहिए? सेकेंड का, डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? करंट इन प्राइमरी। यही फॉर्मेट है, कोई डाउट? N2 ∅2 इज इक्वल टू MI1, तो M का वैल्यू N2 B1 A2 अपॉन I1। बिल्कुल अच्छे से समझना। देखो N2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। I1 का हमने डिवाइड लगा दिया, ये भी ठीक है। अब बताएं B1, B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट लूप एट द सेंटर ऑफ सेकेंड, कितना मिलेगा? μ0 Ni/2R, बेसिक फॉर्मेट जो MEC में आपने समझा है। तो यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड मेंशन कर दिया, वैल्यू इज μ0 N1 I1/2R1। कोई डाउट नहीं। एरिया कितना? एरिया बनेगा, इनर लूप का चाहिए तो पाई R2 स्क्वायर। I1 कैंसिल आउट। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मिला है? म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मिला है M इज इक्वल टू μ0 N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बाय 2R1। देखो क्या इसमें कोई करंट का कंपोनेंट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इसके अंदर कुछ फ्लक्स का कंपोनेंट आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो आपने लिखा है φ/I से, मतलब φ और I का रेशियो म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स एंड करंट। ये पॉइंट हम नोट भी कर लेंगे, ध्यान भी रखना, एक्सप्रेशन से हमें समझ में आता है, ठीक है। तो ये हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मेट मिला। क्या सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मेट भी कुछ इसी तरीके का था लूप के लिए? वहां पे फॉर्मूला क्या आया था? μ0 N स्क्वायर पाई R/2, क्योंकि ये दोनों R क्या थे? सेम। ये दोनों R क्या थे? सेम थे। एक चीज और आप देखें कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शन में आया? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाय R1। तो कभी भी हमें कंसेंट्रिक कोप्लेनर लूप्स दिए जाएं, कंसेंट्रिक लूप्स दिए जाएं, कोप्लेनर छोड़ो, कंसेंट्रिक लूप्स अगर दिए जाएं, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो इनर वाले की डायमेंशन का स्क्वायर अपॉन आउटर वाले की डायमेंशन, यही मिलेगा हमेशा। इनर वाले की डायमेंशन यानी R2 का स्क्वायर अपॉन R1। तो ऑप्शन देख के भी आंसर टिक किया जा सकता है कि जिस ऑप्शन में आपको मिल रहा है R2 स्क्वायर बाई R1 वही करेक्ट होगा। मानो अगर दो ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सो ये रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कोप्लेनर लूप्स। अगर इनके बीच में कुछ एंगल होता थीटा तो फिर यहाँ पर एक टर्म और चलता कॉस थीटा, उसको हम न्यूमेरिकल में ही समझेंगे क्योंकि जनरली वो केस हमारे नहीं आता है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मेट हमें कंसीडर कैलकुलेट हो गया और ये इक्वेशन हमें ध्यान रखना है। चाहे तो आप ध्यान भी नहीं रखें तो भी सोल्व हो जाएगा, बेसिक फॉर्मेट से चलो कि m इज इक्वल टू N2 B1 A2 बाई I1, किसी भी केस में आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और मिसकंसेप्ट ये है, सुनना ध्यान से, देखो हम बात कर रहे हैं अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कोयल के लिए क्या आता है? सेम ही आता है। अगर हम प्राइमरी में कोयल देंगे सेकेंडरी में जनरेट करेंगे तो आंसर सेम, सेकेंडरी में कोयल देंगे प्राइमरी में जनरेट करेंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इन दोनों का म्यूचुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो करंट हम आउटर में प्रोवाइड करें या इनर में प्रोवाइड करें, हमारे आंसर में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए,
ये बात हमें समझ में आ रही है। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम न्यूमेरिकल हमें जल्दी से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना है, करेक्ट सॉल्व करना है, तो आप हमेशा ये मानोगे, चाहे इनर लूप में भी करंट दिया हो तो भी आप इनर लूप में करंट नहीं मानना। बात समझ रहे हैं, इनर लूप में करंट नहीं मानना। क्यों? पहली बात तो ये क्योंकि एम में आई का कोई कंपोनेंट नहीं आता, तो चाहे आप करंट कहीं पे ही मानो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर मैं आउटर में करंट मानता हूं तो हमेशा आउटर वाले का मैग्नेटिक फील्ड और इनर वाले का एरिया कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आपको क्वेश्चन सही से सॉल्व करना है तो हमेशा क्या मानना है, हमेशा हम ये कंसीडर करें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं वो किसका होना चाहिए, आउटर लूप का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आउटर लूप, यानी बिगर लूप का मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉलर लूप का एरिया, एन एरिया ऑफ स्मॉलर लूप, ये हमें कंसीडर करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस की कैलकुलेशन में। करंट किसी में भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनर वाले में भी दिया हो तो आप तो आउटर वाले में मान के सोल्व करो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा और वही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। लूप्स अगर दिए गए हैं, लूप्स दिए गए हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, किसी भी टाइप का लूप हो, तो जो भी आपके इनर लूप का डायमेंशन होगा, इनर लूप का डायमेंशन होगा उसका स्क्वायर अपॉन इनर लूप के डायमेंशन का स्क्वायर अपॉन आउटर लूप का डायमेंशन के प्रोपोर्शनलिटी में आपको क्या मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, हमें दिया गया म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स, यानी अगर दो कोएक्सियल सोलेनोइड आपको गिवन है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हमने एक सोलेनोइड यहां कंसीडर किया, ठीक, इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपने मान लिया L1, नंबर ऑफ टर्न्स हमने कंसीडर कर लिए N1, लेंथ हमने कंसीडर कर ली स्मॉल l, एरिया हमने कंसीडर किया कैपिटल A एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कंसीडर कर लिए N1। ध्यान रखना लेंथ सेम है, एरिया सेम है, इसमें 1 1 1 कंपोनेंट नहीं आ रहा है। हमने क्या किया, एक इनर लूप लिया क्योंकि आपको बोला गया कोएक्सियल, ठीक है, तो आपने यहां पर एक कोएक्सियल सोलेनोइड और बना दी। इन दोनों का एक्सिस क्या है, इन दोनों का एक्सिस हमने रखा सेम, क्लियर। इसमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L2, नंबर ऑफ टर्न्स है N2, लेंथ हमने कंसीडर करी L, एरिया हमने कंसीडर किया A एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये हमने कंसीडर करे N2। कोई डाउट? ठीक है। अब हमने क्या कंसीडर किया, हमें कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो तब आएगा ना जब दोनों में से किसी भी एक कॉइल के अंदर, दोनों में से किसी भी एक कॉइल के अंदर क्या प्रोवाइड हो, करंट, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमने माना कि यहाँ पे करंट आपने प्रोवाइड किया और करंट का वैल्यू क्या है I1, यानी इस वाइट वाले सोलेनोइड में हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, क्या लिखें, देखें ध्यान से, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, N2 B1 A2 बाय I1। कोई डाउट इसमें? पुट करो वैल्यूज। सो M इज इक्वल टू N2 I1, ये सेम रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना सोलेनोइड का, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni, तो अगर मुझे कैपिटल N की टर्म में लिखना है तो म्यू नॉट N1 I1 बाय L, और एरिया A2 हमें गिवन है A, क्लियर। I1 कैंसिल आउट, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मिला, ध्यान से समझना, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। इसमें कोई डाउट? क्या सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी ऐसा ही था, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L, म्यू नॉट N स्क्वायर कैपिटल N स्क्वायर A बाई L, ये था किसका फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक। सेल्फ मतलब दोनों टर्म खुद के ही आने चाहिए, तो N1 भी N और N2 भी N, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया, N स्क्वायर, तो म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L, ठीक। फिर इसको आपने कन्वर्ट किया था कि अगर इसी टर्म में हम L का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये वॉल्यूम की टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में बनेगा L स्क्वायर, तो N1 बाई L और N2 बाई L रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल n1 और स्मॉल n2 को। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेकेंड फॉर्मूला जनरेट होता है, M इज इक्वल टू म्यू नॉट
N1 N2V। और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी था वॉल्यूम की टर्म में, कितना, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। तो अगर दोनों खुद के ही हैं, सेल्फ है, तो फिर स्मॉल एन आएगा दोनों जगह पर, और आंसर बन जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर वी। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले क्या हैं, सेम है, इस बात का ध्यान रखा जाए। वी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ से। क्लियर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के यहाँ पर हमें फॉर्मूले मिल गए। सोलेनॉइड के केस में हमें ध्यान रखना है, सोलेनॉइड के केस में हमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, बिकॉज 90 to 95% केसेस में हमारे क्वेश्चन में सोलेनॉइड ही मिलता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर करंट का कोई कंपोनेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या फाई यानी फ्लक्स का कोई कंपोनेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या एरिया आ रहा है, आ रहा है। क्या एल आ रहा है, एल मतलब लेंथ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर दो कोइल्स हैं, इन दोनों को दूर दूर करता जाऊं, जैसे हमने जो बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि एक इधर कोइल रखा था, एक यहाँ पे कोइल रखा, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, डी। तो अगर मैं डी को बढ़ाता जाऊं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू कम होगा, ठीक। तो एक पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी आ रही है। अब डिपेंडेंसी किस तरीके से आती है, इस पॉइंट को आप समझें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो डिपेंड करता है किस तरीके से डिपेंड करता है। पहली बात तो ओरिएंटेशन ऑफ द लूप पे डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन ऑफ लूप ये हम एक बार न्यूमेरिकल में भी समझेंगे, एक बार आप यहाँ पे भी समझे कि जो फॉर्मेट आपने लिखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो आपने लिखा है N2B1A2 बाय I1 cos थीटा। तो ये थीटा है क्या, ये थीटा है बी और ए के बीच में एंगल। थीटा क्या है, बी और ए के बीच में एंगल। यहाँ पे आप एक बात समझो कि मानो जो दोनों लूप्स आपको दिए गए हैं वो कैसे हैं, कंसेंट्रिक कोप्लेनर, और फर्स्ट वाले में आपने करंट प्रोवाइड कर दिया मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो फर्स्ट लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो किधर आएगा, प्लस के में। किधर आएगा, प्लस के में। यानी B1 आपको मिला प्लस के में, इसमें कोई डाउट, ठीक। और जो सेकेंड लूप है इसका एरिया वेक्टर किधर है, ये भी के में। दोनों में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। 0 डिग्री अगर एंगल बना तो cos 0 का वैल्यू 1, डिफॉल्ट केस ये लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एक कोइल तो इस तरीके से रखी है और जो दूसरी कोइल है वो आपने परपेंडिकुलर टू द प्लेन कुछ ऐसे रखा है, करंट आपने प्रोवाइड किया इसी में, तो B1 फर्स्ट लूप सेकेंड लूप, यहाँ भी फर्स्ट लूप सेकेंड लूप, तो B1 कौन सी डायरेक्शन में आया, के कैप में, और एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में गया, आई कैप में, A2। तो थीटा कितना बना, अब थीटा रहा 90। पहले वाले केस में थीटा कितना था, 0 डिग्री। तो क्या ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंसी आ रही है, देखो cos 90 90 होते यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 90 0, खत्म। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब डिपेंडेंसी किस पर है, ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंसी आती है, पहला पॉइंट। सेकंड दिया गया सेपरेशन बिटवीन द लूप्स। तो हमने देखा बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल में कि अगर दो कोएक्सियल कोइल्स आपको दी गई है, उनके बीच का सेपरेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, तो सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे तो फील्ड कम होगा, ईएमएफ इंड्यूस वैल्यू भी कम होगा, मतलब सेपरेशन पे भी डिपेंडेंसी आती है। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो दोनों फॉर्मूलेज आपने कैलकुलेट करे हैं, चाहे सोलेनॉइड के लिए किया हो या सोलेनॉइड में भी आता है N1 N2, ठीक है, या हमने किया हो किसके लिए, कंसेंट्रिक लूप्स के लिए, तो भी क्या आ रहा है, N1 N2, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंसी आ रही है। नेक्स्ट अगर आप समझ रहे हैं डायमेंशंस पे, तो डायमेंशन यहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही, देखो R2 स्क्वायर R1, तो डायमेंशन भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी जो लूप्स आप कंसीडर करें उसका एरिया, लेंथ, रेडियस, वो सब भी यहाँ पर फॉर्मूले में मिलता है। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिपेंडेंसी है वो 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक ओरिएंटेशन पे, सेपरेशन पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप एंड डायमेंशन ऑफ द लूप, चारों पे डिपेंडेंसी आती है। किस पर डिपेंड नहीं करता, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता, पहला तो फ्लक्स पर। किस पर डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स पर, बिकॉज फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू MI1, सो M इज इक्वल टू phi T2 बाई I1। इन दोनों का रेशियो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट कम होगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा, सेम रेशियो में रहेगा। यानी जो M है वो फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी टर्म का पावर 0 लिखा हो मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता, किससे इंडिपेंडेंट है,
तो फर्स्ट तो है फ्लक्स, सेकंड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो करंट पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस के एक्सप्रेशन में करंट नाम का कोई भी टर्म नहीं आता है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से अटेम्प्ट किए जाए। हमें दिया गया कि करंट इन प्राइमरी कॉइल इज I इज इक्वल टू 200 सेंटी प्राइमरी कॉइल में, यानी आपको वैल्यू किसका गिवन है? I1 का। ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 10⁻⁻2 हेनरी, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी साथ में गिवन है। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन विच कॉइल? सेकेंडरी कॉइल, यानी हमें कैलकुलेट करना है E2, और E2 कैलकुलेट करने का मेथड है mdI1/dt। क्या ये पॉइंट समझ में आया? प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में करंट चेंज होगा तो ईएमएफ प्राइमरी में इंड्यूस होगा। फॉर्मूला लिखा जा सकता है म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का म्यूचुअल है। ठीक है, E2 कैलकुलेट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 10⁻⁻2, और डिफरेंशिएट किसको करना है? डिफरेंशिएट हमें करना है 200 sin t को, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दो क्या लिखें, डिफरेंशिएशन बोलो, 200 कांस्टेंट बाहर चला गया, मल्टीप्लाई हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, सो E2 इज इक्वल टू -10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड कॉस t, सो E2 इज इक्वल टू -2 कॉस t। ये बात समझे? ठीक है, अब आपसे E2 का वैल्यू पूछा है या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है? हमसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है जब जीरो हम पुट करें, cos 0 का वैल्यू 1, मिनिमम कितना होता है? cos 180 पर -1, यानी जो cos है वो -1 से 1 तक वेरी करता है। ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो cos का वैल्यू है वो -1 से +1 तक वेरी करता है। इसके कारण अगर हम -1 पुट करें, क्या पुट करें? -1, तो -1 पुट करने पर आंसर मिलेगा -1 × -2 2, और +1 पुट करने पर आंसर मिलेगा -2 × 1 -1। तो E2 की दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, या तो आ रही है -2 और +2, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? +2। सो E2 मैक्स कितना रहेगा? +2 वोल्ट। कौन सी कंडीशन में हमने जनरेट किया है? जब कॉस का वैल्यू -1 है, तभी आपको माइनस मल्टीप्लाई होकर 1 मिल सकता है। तो मैक्सिमम ईएमएफ आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 सर्कुलर कंसेंट्रिक कोप्लेनर लूप्स, 2 सर्कुलर कंसेंट्रिक कोप्लेनर लूप्स हैविंग रेडियस 1 मीटर एंड 2 मीटर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा है, μ0 n1 n2 पाई r2 स्क्वायर बाय 2r1। अब मुझे बताओ ये r2 किसका था? R2 था इनर वाले का। हमने देखा था कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसकी प्रोपोर्शनलिटी आती है कि इनर की रेडियस का स्क्वायर अपॉन आउटर का रेडियस। यही है इसका मतलब, जो R2 है वो छोटा वाला लूप होना चाहिए और जो R1 है वो बड़ा वाला लूप होना चाहिए। तो फॉर्मूला अगर आप याद करते हो तो फिर इतनी डिटेल भी आपको समझनी पड़ेगी कि R1 कौन है और R2 कौन है। वैल्यू पुट करोगे आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू आपने लिखा, क्या नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए गए? नहीं दिए गए। तो n1 n2 दोनों को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 1, यानी एक सिंगल लूप रखा हुआ है। तो वैल्यू में मिला μ0 पाई R2 मतलब 1, सो 1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, आंसर बोलो μ0 पाई बाई 4। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया किससे? फॉर्मूले से। लेकिन मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करें? ध्यान दो, बेसिक फॉर्मेट क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हम सेकंड मेथड से समझ रहे हैं। फर्स्ट आपने कैलकुलेट कर लिया किससे? फॉर्मूले से। ठीक, हम समझ रहे हैं सेकंड मेथड से। ध्यान दें क्या लिखते हो? N2B1 A2 बाय I1। ठीक, N2 कितना है? 1, तो N2 का वैल्यू 1। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर लूप मतलब बड़े वाले लूप का फील्ड। बड़े वाले लूप का फील्ड कितना लिखोगे? μ0
I1 बाय 2R, म्यू नॉट I1 बाय 2R, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, और एरिया किसका लिखा जाएगा, छोटे वाले लूप का, सो पाई 1 स्क्वायर। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पर I1 भी है, I1 कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट पाई बाय 4। तो दोनों ही फॉर्मेट से हमें जो आंसर मिलता है वो करेक्ट आंसर मिलता है। फॉर्मूला अगर हम याद करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो न्यूमरेटर में आता है वो हमेशा स्मॉलर होना चाहिए, छोटे वाले लूप का, और जो डिनोमिनेटर में आता है वो बिगर लूप के लिए रेडियस होना चाहिए। तो अब ये हम फॉर्मूला सही से अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्मूला अगर याद नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक फॉर्मेट याद रखो, N2 phi2 by I1, N2 B1 A2 by I1, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया कि सोलेनॉइड हैज 2000 टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 × 10⁻³ लेंथ हमें गिवन है 0.3 एंड ऑन इट्स एक्सिस अनदर सोलेनॉइड ऑफ 300 टर्न इज बाउंड। यानी हमें पहले से एक सोलेनॉइड दिया गया है जिसकी डिटेल आपको दी गई है। अब अगर आउटर दिया गया है तो उसकी डिटेल आप क्या मान सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स, यानी ये वैल्यू है N1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, लेंथ L, ठीक। और सेकंड इसके एक्सिस पर आपने एक और सोलेनॉइड बाउंड किया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 300, मतलब आपको N2 गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको सोलेनॉइड के लिए याद करने को बोला है। सोलेनॉइड के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट फॉर्मेट इज म्यू नॉट N1 N2 एरिया बाय लेंथ। क्या हमें कैपिटल N वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न डायरेक्ट दिए गए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिया गया। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया जाता तो फिर हम स्मॉल n1 स्मॉल n2 v फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। अब वैल्यूज पुट करो। सो m म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 2000, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 300, एरिया में गिवन है 1.2 × 10⁻³ डिवाइड बाय लेंथ हमें गिवन है 0.3 मीटर। यही रहेगा। देखो सॉल्व कैसे करें, नंबर्स एक साथ लिख दिए जाएं, तो 4 पाई × 2 × 3 × 1.2 डिवाइड बाय 0.3, और 10 की पावर्स को एक साथ लिख दिया जाए, -7 + 3 और +2 +5 -3। क्लियर? सॉल्व करें तो 1.2 और 0.3 कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 × 4 96। So m is equal to 96 पाई × 10⁻⁻5। अब 96 पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो पाई का वैल्यू होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 96, यानी हमें 300 के आसपास आंसर मिलना चाहिए 300। सो वैल्यू रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, और वी कैन से 3 मिली हेनरी। हेनरी कहाँ से आया? देखो समझना, सेल्फ इंडक्टेंस आपने क्या लिखा था? सेल्फ इंडक्टेंस हमने लिखा था 5/I, और इसका यूनिट क्या था? हेनरी। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमने क्या लिखा है? 5/I1, तो इसका यूनिट भी क्या आना चाहिए? हेनरी आना चाहिए। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, सब कुछ सेम है। क्लियर? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा गया है। सेकेंड पार्ट देखें, इफ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज रिवर्स्ड इन 0.5 सेकेंड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ठीक है, अगर करंट अपनी वैल्यू को 2 एम्पियर से -2 एम्पियर कर लेता है, मतलब I1 आपको गिवन है 2 एम्पियर, I2 हमें गिवन है -2 एम्पियर, और ऐसा कितने टाइम में हो गया? 0.5 सेकेंड में हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना गिवन है? म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें गिवन है 3 मिली हेनरी। क्या पूछा गया? इंड्यूस ईएमएफ कितना रहा, ये पूछा गया। तो इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कैसे करें? E2 इज इक्वल टू m I1 - I2 बाय ΔT। इसमें कोई डाउट? जैसा डेटा दिया गया वैसा हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा
कि करंट का एक्सप्रेशन था 200 sin t, तो वेरिएबल फॉर्मेट में था इसलिए di/dt यूज़ किया। अगर आपको कांस्टेंट वैल्यूज़ गिवन होंगी तो i1 माइनस i2/डेल्टा टी यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ पुट कर दें, क्या रहेगा, E2 इज इक्वल टू 3 मिली हेनरी, 3 इंटू 10⁻³ करंट 2 माइनस 2 एंड टाइम 0.5। क्लियर? सो 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई हाफ 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 3 24, तो 24 मिली वोल्ट। ये रहा वैल्यू किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। क्लियर? नोट करें। मान लीजिए हमें दिए गए दो लूप, एक आउटर लूप और यहां पर आपने कंसीडर कर लिया ये इनर लूप। ठीक है, इनर लूप का डायमेंशन हमने मान लिया b, स्क्वायर दिए गए, दोनों स्क्वायर शेप है। तो इनर लूप के लिए आपने डायमेंशन मान लिया b एंड आउटर लूप का डायमेंशन रखा हमने a। करंट किसमें मानेंगे, इनर में माने आउटर में माने, मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, बिगर लूप का, तो हमने करंट कंसीडर कर लिया बिगर लूप में। ठीक, क्वेश्चन समझना, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स हमने 1 ही कंसीडर करे हैं, इसलिए आपने रिप्रेजेंट नहीं किया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन नंबर 1 both loops are coplanar and concentric। दोनों लूप कैसे हों, कोप्लेनर और कॉन्सेंट्रिक। सेकंड, व्हेन both loops are concentric and perpendicular to each other। ठीक है, और केस भी बन सकता है, when axis of both the loops are at an angle of 60 डिग्री। 3 क्वेश्चन हमें देखने हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ओरिएंटेशन पे म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है। दो स्क्वायर लूप आपको दिए गए, इनर का डायमेंशन b, आउटर का डायमेंशन a। आउटर में करंट फ्लो कर रहा है i, ये हमने मान लिया सेंटर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस क्या गिवन है, व्हेन बोथ लूप्स आर कोप्लेनर एंड कंसेंट्रिक। ठीक है, सेकंड हमें क्या गिवन है, व्हेन बोथ लूप्स आर कंसेंट्रिक एंड परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। एंड थर्ड केस गिवन है, एक्सिस ऑफ द बोथ द लूप आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक, जनरल केस यानी कंसेंट्रिक कोप्लेनर में हमें क्या कंसीडर करना होता है कि थीटा कितना है, थीटा 0। कैसे, मान लो करंट इस तरीके से जा रही है, या करंट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मान लें, क्लॉकवाइज मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, इन साइड में मिलेगा, इसमें कोई डाउट। ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर भी आप इन साइड में मान लो, क्योंकि थीटा जनरल केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करें, एक जनरल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें कि अगर ये दोनों लूप थीटा एंगल पर होते तो हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट आता। अगर दोनों लूप कैसे होते, थीटा एंगल पर होते तो हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट आता। पॉइंट समझना, ये हमने लिया आउटर लूप, डायमेंशन b a एंड यहां पर बन रहा है इनर लूप, इसका डायमेंशन है b, ये आपको दिया गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं करंट दे रहा हूं आउटर लूप में, तो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो उसकी एक्सिस यानी जो उसका एरिया वेक्टर है आउटर वाले का, उसके परपेंडिकुलर मिलेगा, एक्सियल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करें इस बी की। बी क्या है, ये भी एक स्क्वायर लूप है जिसके अंदर करंट हमें देखना है कि कितना इंड्यूस हुआ, ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है।
तो इसका एरिया वेक्टर अगर मैं कंसीडर करना होगा तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर मिलेगा, बाहर। ये बात भी ठीक है, यानी बी भी इधर आ रहा है और ए भी इधर आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल आ गया 0 डिग्री। मानो इस लूप को मैं थीटा एंगल घुमा दूं, कैसे घुमा दें, थीटा एंगल। किस तरीके से, छोटे वाले लूप की बात कर रहे हैं कि अभी ऐसा रखा हुआ है, इसको थीटा एंगल घुमा दिया, तो जितना एंगल घुमाया थीटा उतना ही एंगल यहां से भी तो बना। इसका मतलब बी और ए के बीच में भी एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा। पॉइंट ये है कि जितना एंगल हम रोटेट करते हैं या जितना एंगल हम टर्न करते हैं या मेक करते हैं दोनों लूप्स के बीच में, वही एंगल आपको बी और ए के बीच में ही मिलता है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में भी। तो हम एक जनरल केस में बात कर रहे हैं कि अगर मैं इसको थीटा रोटेट कर दूं, क्या रोटेट कर दें, थीटा डिग्री से रोटेट कर दें, यानी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी थीटा डिग्री से रोटेट किया, मतलब ये यहां कहीं जा रहा होगा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ कहीं है, और यहाँ ये जो लूप हमने कंसीडर किया है इसका मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ के, इसको अगर मैं 1 नाम दूँ, इसको मैं 2 नाम दूँ, तो फर्स्ट का तो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर किसका है, सेकंड का, और दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो एक जनरल एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट कर दें, और जनरल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर दें। पॉइंट हमें क्या समझ में आया, पॉइंट हमें ये समझ में आया कि जितना एंगल दोनों लूप की एक्सिस के बीच में होता है, यानी जितने एंगल से आप रोटेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी उतने ही एंगल से रोटेट हो जाता है। जितना एंगल से हम रोटेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी उतने ही एंगल से रोटेट हो जाता है। एक बार फिर से समझ लो, ये जो फर्स्ट लूप आपको दिया गया है, बड़ा वाला लूप, इसके अंदर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, बाहर की तरफ। छोटा लूप भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। अभी छोटे लूप को अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, क्या थीटा एंगल समझ में नहीं आएगा, मानो मैं 90 से रोटेट कर दूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इसके साथ साथ ही घूमेगा ना। तो एरिया वेक्टर बना इधर और बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों में एंगल कितना, 90। तो लूप को अगर 90 से रोटेट किया तो बी और ए के बीच में भी एंगल कितना आया, 90 डिग्री। तो अगर मैं लूप को थीटा से रोटेट करूंगा तो बी और ए के बीच में भी एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा। तो जनरल केस म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर कैलकुलेट करना, कैसे करें, फर्स्ट वाले में करंट है, सेकेंड वाले में फ्लक्स हमें देखना है, तो सेकंड का तो एरिया आना चाहिए और फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। क्या लिखा जाए, N2 B1 A2 बाई I1, और अब एक cos थीटा कंपोनेंट भी आएगा, बिकॉज मैं जनरल केस में सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में हम थीटा पुट कर देंगे। तो ये केस भी आपका बन गया कि अगर थीटा एंगल पे लाई करते हैं दो लूप, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आपको 1 दिए गए हैं, तो N2 का वैल्यू भी 1 है, N1 का वैल्यू भी 1 है, B1 कितना। अब मुझे बताओ कि अगर एक स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, MEC में पढ़ा है जनरल फॉर्मेट, म्यू नॉट NI बाई पाई ए 10 पाई बाई n साइन पाई बाई n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स, a क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द साइड। क्या बनेगा फॉर्मूला, म्यू नॉट 4i बाई पाई ए 10 पाई बाई 4 1 एंड साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना मिला, 2 रूट 2 म्यू नॉट N1 करंट I1 बाय पाई ए। एरिया कितना, छोटे वाले का एरिया, डायमेंशन क्या लिया है b, तो छोटे वाले का एरिया कितना बनेगा, b स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन में cos थीटा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला कितना, ध्यान से समझना, N1 N2 दोनों का वैल्यू 1 है, N1 N2 दोनों का वैल्यू 1 है। तो आंसर रहा 2 रूट 2 म्यू नॉट I1 कैंसिल आउट, b स्क्वायर बाई पाई ए cos थीटा। ये एक जनरल फॉर्मेट बन गया कि अगर दो लूप्स आपके थीटा एंगल पर हैं, कैसे लूप हैं, स्क्वायर लूप है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कितना मिलेगा, 2 रूट 2 म्यू नॉट b स्क्वायर बाई पाई ए cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द लूप्स या b वेक्टर और a वेक्टर के बीच में एंगल। और फर्स्ट केस आपको क्या दिया है, ये जनरल फॉर्मूला जो आपके पास जनरेट हुआ, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 रूट 2 म्यू नॉट b स्क्वायर बाई पाई ए cos
थीटा। ठीक है, अब फर्स्ट केस आपको दिया गया था व्हेन बोथ लूप्स आर कोप्लेनर एंड कंसेंट्रिक, तो थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री। सेकंड में क्या दिया गया परपेंडिकुलर एंड कंसेंट्रिक, तो थीटा कितना परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। थर्ड केस में कितना दिया गया एक्सिस ऑफ बोथ द लूप्स आर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो थीटा कितना बनेगा 60 डिग्री। तो 0, 90 और 60 के लिए हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस थीटा 0 डिग्री, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट बी स्क्वायर बाय पाई ए। सेकेंड केस व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 कितना cos 90 का वैल्यू रहेगा 0 और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमें मिलेगा 0। ध्यान रखें थर्ड केस में गिवन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा अगर 60 है तो cos 60 का वैल्यू cos 60 वैल्यू इज 1/2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस cos 60 1/2 2 और 2 कैंसिल आउट एंड आंसर √2 म्यू नॉट बी स्क्वायर बाई ए। तो आप किसी भी केस के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल फॉर्मेट ध्यान रखें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है N2B1A2 बाय I1 और ये cos थीटा। तो डिफॉल्ट केस में तो थीटा 0 बन जाता है, बाकी केस में आप म्यूचुअल इंडक्टेंस इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा बिगर फील्ड का बिगर लूप का मैग्नेटिक फील्ड लोगे और स्मॉलर लूप का एरिया कंसीडर करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, ये आपको समझ में आई है या नहीं आई है वो भी हम चेक कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे एक स्क्वायर लूप लिया, साइड है L, और एक सर्कुलर लूप लिया जिसका रेडियस है R। ठीक है, सेकेंड केस में आपने दोनों स्क्वायर लूप यहाँ पे ले ली, बिगर लूप के लिए कैपिटल L, स्मॉलर लूप के लिए स्मॉल l, ये इसका सेंटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है उसकी प्रोपोर्शनिटी क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रोपोर्शनिटी क्या है। तो मेरे को ये समझ में आया अभी तक, जैसे अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें आंसर मिला बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाय ए। तो बी स्क्वायर बाई ए क्या रिप्रेजेंट करता है, बी क्या था, बी था जो स्मॉलर लूप है उसका डायमेंशन, और ए क्या था जो बिगर लूप है उसका डायमेंशन। यही बात है, हमें एरिया हमेशा किसका लेना है, एरिया हमेशा हमें कंसीडर करना है स्मॉलर लूप का। तो स्मॉलर लूप का अगर मैं एरिया लूंगा तो स्मॉलर लूप के डायमेंशन का स्क्वायर, अगर मैंने सर्कुलर लूप माना है तो पाई आर स्क्वायर बनेगा, तो आर स्क्वायर किधर आएगा न्यूमरेटर में, और अगर मैंने स्क्वायर लूप मान रखा तो फिर बी स्क्वायर आएगा, वो भी किधर आएगा न्यूमरेटर में। तो एक पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी स्मॉलर लूप होता है, जो भी क्या होता है स्मॉलर लूप होता है, उसका डायमेंशन का स्क्वायर तो न्यूमरेटर में आता है, और जो बिगर लूप होता है उसका डायमेंशन, रेडियस है तो रेडियस, लेंथ होगा तो लेंथ, वो किधर आता है डिनोमिनेटर में। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप लिखोगे एरिया अपॉन एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r, और एरिया कितना लिखोगे एल स्क्वायर। तो ये सब टर्म तो होती है कांस्टेंट, बचा क्या एल स्क्वायर बाई आर। तो ऑप्शन देख के भी हमें हमारा आंसर समझ में आ जाता है कि जो स्मॉलर लूप आपको दिया है उसकी डायमेंशन का स्क्वायर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ बिगर लूप, तो ये रिलेशन मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखोगे प्रोपोर्शनलिटी में, अगर आपसे पूछा गया तो कैपिटल एल स्क्वायर बाई स्मॉल एल या स्मॉल एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल। बिल्कुल करेक्ट, स्मॉल एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल, हमेशा इनर लूप के डायमेंशन यानी स्मॉलर लूप के डायमेंशन का स्क्वायर अपॉन आउटर लूप का डायमेंशन। मानो अगर ये दिया गया साइड एल रेडियस आर, अब इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रोपोर्शनिटी क्या है कैपिटल एल स्क्वायर बाई आर और स्मॉल आर स्क्वायर बाई एल। स्मॉलर लूप कौन सा है, स्क्वायर वाला या सर्कुलर वाला, सर्कुलर, तो सर्कुलर की डायमेंशन का स्क्वायर आर स्क्वायर एंड बिगर की डायमेंशन यानी एल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस
इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस टर्म में आपको मिल रहा है सेम फैक्टर, वही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नोट करें।